हेलो दोस्तों, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम रवि। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग सेशंस विद आरवी। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एमएमपीसी 002 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूनिट 1 के। मैं जल्दी आपके लिए यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 भी ले आऊंगा। आई नो परसों आपका एग्जाम है, तो मैं ट्राई करूंगा कि कल दोपहर तक आपके लिए सारी यूनिट्स अवेलेबल हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। एमएमपीसी 00102 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने कुछ वीडियोज इसके अपलोड कर दिए हैं, तो वो पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के डाल दिए मैंने स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स की। आगे मैं बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ला देता हूँ जो कि आपको सिलेबस कवर करने में आसानी होगी। पहला टॉपिक हमारा एचआरएम ही है, ठीक है, जो हमारा सब्जेक्ट का नाम है। तो पहला चैप्टर उसी के ऊपर, इंट्रोडक्शन ऑफ एचआरएम, तो इसको अच्छे से कवर कर लेना। एचआरएम के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। ये देखो, मैंने स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन एचआरएम के ऊपर ही है मेरे, ठीक है। डिस्क्राइब द स्कोप सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। नेचर क्या है एचआरएम का। वेरियस कंपोनेंट्स, स्टार लगा लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एचआरएम के कंपोनेंट्स क्या क्या हैं। वेरियस फंक्शन, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एचआरएम अच्छे से कवर कर लेना। आपकी बुक का नाम ही, आपका सब्जेक्ट ही ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, तो एक क्वेश्चन तो पक्का उसके ऊपर आएगा। अगर स्कोप आता है तो स्कोप में लिख सकते हो कि वेलफेयर एस्पेक्ट से कैसे इंपॉर्टेंट है, इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप एस्पेक्ट से एचआरएम क्यों इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, पर्सनल एस्पेक्ट से, मतलब एम्प्लॉयज के पर्सपेक्टिव से कि उनको मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, प्लेसमेंट, ट्रांसफर, प्रमोशन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, इंसेंटिव, प्रोडक्टिविटी, तो बहुत सारे टॉपिक आ जाते हैं आपके सिर्फ और सिर्फ स्कोप के अंदर। सिग्निफिकेंस में आपका क्या आ सकता है। सिग्निफिकेंस में आप कवर कर सकते हो कि एक एचआरएम जो है एक एंटरप्राइज के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, बिजनेस पर्सपेक्टिव से। प्रोफेशनल सिग्निफिकेंस क्या है उसका, सोशल सिग्निफिकेंस क्या है उसका, नेशनल सिग्निफिकेंस क्या है उसका, एचआरएम का, ठीक है। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट करते हैं, मतलब जैसे कि मैंने आपको वीडियो में बताया भी है कि ह्यूमन रिसोर्स एक किसी भी कंट्री का या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। आपके पास इकोनॉमिक में या कंट्री में सब चीजें होंगी, बिजनेस के अंदर सब चीजें हैं, देखिए आपका पैसा है, आपके मशीनरी है, लेकिन आपका ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है, उनको नहीं पता उसको कैसे यूटिलाइज करना है, तो एट द एंड आप लॉस में जाने वाले हो। तो इसलिए आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक। जैसे कि आपका, अगर आपका मैनेजमेंट अच्छा है, जैसे कि अभी के टाइम पे क्या चल रहा है, ग्रोथ ऑफ आईटी सेक्टर, राइज इन नॉलेज एंड प्रोफेशनल वर्कफोर्स, रैपिड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, इन सब चीजों में एचआरएम काम आता है। इंक्रीजिंग proportion of women in the workforce, increase in the size of organization, growth of powerful nation, worldwide trade unions, rapid changing up job and skills and job skills process, growing expectation of society from employers। तो बहुत सारी चीजें आती है किसके अंदर, एचआरएम के अंदर, इसके करेक्टरिस्टिक्स में और सिग्निफिकेंस के अंदर, ठीक है। कवर कर लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेचर में क्या क्या आता है आपका, कि आपका जो एचआरएम है वो प्रिवेसी फंक्शन है, हर जगह अप्लाई होता है, सिर्फ बिजनेस में नहीं, नॉन बिजनेस में भी आपका अप्लाई होता है। अगर आप हॉस्पिटल भी चला रहे हो या कोई एनजीओ चला रहे हो, वहां पे भी आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आना चाहिए। अगर एक हॉस्पिटल के अंदर आप ह्यूमन रिसोर्स मतलब डॉक्टर्स को अवेलेबिलिटी टाइमली नहीं रखोगे, ठीक है, आपकी दवाइयाँ टाइमली नहीं रहेगी, मतलब दवाइयाँ मतलब उनका मैनेजमेंट, ठीक, डिस्पेंसरी या सब चीजें वहां मैनेज करने पड़ता है। नर्स किस टाइम पे रहेगा, मतलब किस टाइम पे रहेंगे। अब हॉस्पिटल 24 घंटे रहता है, तो आपको ह्यूमन रिसोर्स को कैसे बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना है ताकि चीजें अच्छे से चले। चाहे स्कूल है, स्कूल में भी आपको टीचर्स को, कि जैसे लगता है ना आपके स्कूल में भी, अब सबने स्कूल में पढ़ा है, कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो टीचर्स की प्लानिंग होती है कि किसका लेक्चर कब लगेगा, तो वो भी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग ही है, सब मैनेजमेंट है। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा डिस्क्राइब द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आता है ये वाला, कि ह्यूमन रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम, ये सब क्या कंपोनेंट है किसके, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के। जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी हो गया, ह्यूमन रिसोर्स रिलेशनशिप हो गया, ह्यूमन रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, तो ये सब कंपोनेंट्स पढ़ लेना, इंपॉर्टेंट है, मैंने पढ़ाई भी हुए ऑलरेडी, तो वीडियोस में देख लोगे तो वहां पे भी आपका कवर हो जाएगा। अगला टॉपिक है वेरियस फंक्शंस ऑफ एचआरएम, बिल्कुल इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनेजरियल फंक्शंस में प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ठीक है। दूसरा आता है ऑपरेटिव फंक्शंस, उसमें आता है प्रोसीजर ऑफ पर्सनल, प्रोक्योरमेंट ऑफ पर्सनल, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, कंपेंसेशन ऑफ पर्सनल, ठीक है, मतलब एम्प्लॉइज बोल सकते हो आप, ठीक है। मेंटेन गुड इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप्स, रिकॉर्ड कीपिंग, पर्सनल प्लानिंग एंड इवोल्यूशन, पर्सनल मतलब एम्प्लॉय, एम्प्लॉय रिसर्च एंड ऑडिट, तो ये सब चीजें किसमें आती हैं, आपके
फंक्शंस ऑफ एचआरएम में, ठीक है। अगला है वेरियस फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। ये मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पे क्या है, मैनेजर दिया हुआ है कि एक मैनेजर के कौन कौन से रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है ऑर्गेनाइजेशन में। ज्यादा समझाने वाला टॉपिक है नहीं, एक बार रीड आउट कर लोगे टॉपिक, इजी टॉपिक है, समझ जाओगे, ठीक है। पढ़ लेना इसको, जैसे कि मैं बता देता हूँ चलो ऊपर से कि जो भी आपका डिजाइन करना, प्रिपेयर करना एचआर सिस्टम को, इम्प्लीमेंट करना, फैसिलिटेट करना डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्ट्रेटजीज, ठीक है, टू क्रिएट स्मूथेस्ट फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर, ठीक है, टू आइडेंटिफाई लर्निंग नीड्स एंड देन डिजाइन डेवलप स्ट्रक्चर्ड लर्निंग प्रोग्राम्स एंड मटेरियल टू help accelerate learning for individual groups, to assist individual to add value in the workplace, to assess HRD practices and programs। so बहुत सारे आप रोल्स बता सकते हो या फंक्शंस बता सकते हो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स के, एचआर मैनेजर्स के, ठीक है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बता सकते हो, उनके फंक्शंस। तो बाकी इसमें वो भी डाल सकते हो आप फंक्शंस के अंदर कि उनका इंटेलेक्चुअल अच्छा होना चाहिए, एचआर मैनेजर जो है आपका एजुकेटर, मतलब उसको समझाना आना चाहिए चीजों को, ठीक है, और एज ए एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एज ए लीडर, एज ए ह्यूमनिस्ट, एज ए विजनरी। तो ये सब क्या है, एक फंक्शंस है एचआर मैनेजर के, ठीक, जो किसी भी एक एचआर मैनेजर में होने चाहिए। अगला है आपका क्वेश्चन, व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय एचआर मैनेजर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज्यादा आते हैं, ठीक है। डिस्कस द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा ये अगला टॉपिक हो गया। पहले एचआर मैनेजर के चैलेंजेस क्या क्या फेस करते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ भी आप बता सकते हो कि कंपैरेटिव बिजनेस स्ट्रेटजी है, ठीक, या चॉइस मेकिंग रिगार्ड्स या डिसीजन मेकिंग में दिक्कत होती है कि सबका ह्यूमन नेचर अलग अलग होता है, तो सबके लिए अलग अलग वे में सोचना होता है, स्टडीज बनानी होती है, ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से सोचना होता है। तो ये सब क्या है हमारे किसी भी एचआर मैनेजर के इमर्जिंग जो भी आपके वो हैं फंक्शंस, मेजर चैलेंजेस जो है फेस बाय एचआर मैनेजर, ठीक। उसमें और डाल सकते हो आप, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन डाल सकते हो, ठीक, और बैलेंस बिटवीन एम्प्लॉय मैनेजमेंट, उसके अलावा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, कंपेंसेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, डीलिंग विद ट्रेड यूनियन। तो ये सब क्या है चैलेंजेस जो फेस करता है एचआर मैनेजर, तो ये सब यहाँ पे अच्छे से स्क्रीन कर सकते हो। अगला टॉपिक है हमारा, डिस्कस द वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एचआरएम। कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट फैक्टर्स हैं जो कि आपके एचआर मैनेजमेंट में इफेक्ट करते हैं। तो इसमें आप क्या बता सकते हो, मेनली दो तरह के एनवायरनमेंट होते हैं, कौन कौन से, एक्सटर्नल और इंटरनल। अब यही एक बहुत बड़े बड़े टॉपिक्स हैं। एक्सटर्नल में क्या क्या आ जाता है आपका, पॉलिटिकल फैक्टर आ जाता है, पॉलिटिकल फैक्टर के अलावा इकोनॉमिक फैक्टर आ जाता है, जैसे कि इकोनॉमी की जीडीपी ग्रो कर रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, वो सब चीजें। सोशल फैक्टर कि वहाँ के एथिक्स क्या है, वहाँ का डेमोग्राफी क्या है, तो बिजनेस को कल्चर क्या है, तो वो सब भी बिजनेस इम्पैक्ट करते हैं। टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, लीगल फैक्टर, तो ये सब क्या होते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं। और कुछ इंटरनल एनवायरनमेंट होता है जो कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करता है, जैसे कि कंपेंसेशन क्या है, एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपेंसेशन किस हिसाब से देता है एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप कैसा है स्टाफ में एक दूसरे के साथ, हायर अथॉरिटी के साथ, कस्टमर सेटिस्फेक्शन कैसा है, जो नए लोग आ रहे हैं उन पे कैसे ध्यान दिया जा रहा है, उसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है, बिजनेस स्ट्रेटेजी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैसा है, टॉप मैनेजमेंट एंड लाइन मैनेजर्स कैसे हैं, पॉलिसी कैसी है एक ऑर्गेनाइजेशन की। तो वो सब किसमें आते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आते हैं, जो कि एक एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को इन्फ्लुएंस करते हैं। आई होप यहाँ तक समझ आया होगा सब कुछ। आगे बढ़ते हैं नए टॉपिक की तरफ, जिसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हुए हैं। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेटेजी, व्हाट एलिमेंट आर कवर्ड इन द स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर पढ़ के जाना, ज्यादा कुछ मैं समझाने वाला है नहीं, जो कि मैं बता देता हूँ ऊपर ऊपर से थोड़ा बहुत कि आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में क्या क्या चीजें एलिमेंट्स कवर होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन का आइडेंटिफिकेशन करना है कि ऑर्गेनाइजेशन के मिशंस क्या है, पर्पस क्या है, उसके गोल्स क्या है, उसके हिसाब से स्ट्रेटेजी बनाना। एनवायरमेंटल एनालिसिस, आपको सिर्फ ये नहीं देखना कि आउटपुट कितना करना है और अभी कितना चल रहा है उसके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी बनाओगे, ये भी देखना कि आप किस एनवायरमेंट में काम कर रहे हो, वहां की लॉज क्या हैं, उसके हिसाब से आप चल रहे हो नहीं चल रहे हो। इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से आते हैं, ठीक है, वहां पे एनवायरमेंटल
एनालिसिस देखा जाता है कि आपका एक्सटर्नल इंटरनल दोनों एनवायरनमेंट देखे जाते हैं। स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन, स्ट्रेटेजी एवोल्यूशन, तो ये सब किस में आता है? स्ट्रेटेजी मैनेजमेंट के अंदर आता है, एलिमेंट्स है इसके। अगला टॉपिक है हमारा डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। मैंने टॉपिक ऑलरेडी कवर किया हुआ है। इंटरनेशनल एचआरएम ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी टॉपिक है, एक बार गो थ्रू कर लेना। ठीक, अगला है वेरियस इश्यूज, क्या क्या इश्यूज होते हैं इंटरनेशनल मैनेजमेंट में, ये भी मैंने अपनी वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर रखा है। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन हो गया, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो गया, कल्चरल डिफरेंसेस हो गया। ठीक है, और भी टॉपिक मैं बताए उसमें, तो एक बार जाके कवर कर लेना। इजी टॉपिक है इंटरनेशनल एचआरएम। ठीक, खुद भी बहुत चीज़ें बना के लिख सकते हो उसके अंदर कि क्या इश्यूज आते हैं। ठीक है, मोबिलिटी का इशू आता है, और भी बहुत सी चीज़ें बना के भी लिख सकते हो अपने आप। एक बार गो थ्रू कर लोगे, पढ़ लोगे, तो आपका लिखने के लिए मेटेरियल ज़्यादा होगा बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय एचआर एनालिटिक्स, डिस्कस इट्स डेवलपमेंट एंड सिग्निफिकेंस। बहुत अच्छे से मैंने अपनी वीडियो में समझाया हुआ है, प्रॉपर ग्राफ बना के उस ग्राफ में समझाया हुआ है कि 3 फेजेस होते हैं। फेज 1 डेवलपमेंट डिस्क्रिप्टिव एनालिस्टिक, दूसरा सेकंड फेज में आता है कोरिलेशन एनालिस्टिक एंड एनालिटिक्स, और टॉप में आता है अपना फ्यूचरिस्टिक प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशन एंड प्रेडिक्टिव एंड फ्यूचरिस्टिक एनालिटिक्स। तो उनको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है एचआर एनालिटिक्स को, तो वहां जाके एक बार देख लेना, वीडियो में पढ़ लेना अच्छे से। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर वो ग्राफ बना के अच्छे से समझा दोगे इसको, अच्छे मार्क्स मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगला टॉपिक। अगला है हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन एचआरएम। अच्छा क्वेश्चन है बहुत। मेरी वीडियो जिन्होंने गो थ्रू करी है उन्होंने देखा होगा कि मैंने प्रॉपर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 से लेके 2 में क्या हुआ, 3 में क्या हुआ, और 4 में क्या क्या चीजें नहीं आई हैं जो 1, 2, 3 में नहीं थी। तो इन चारों में क्या डिफरेंस है, मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में अपनी वीडियो में समझाया हुआ है, जाके देख लेना। जिन्होंने नहीं देखी है, जिन्होंने देखा हो उनको समझ आ गया होगा। ठीक है, कि कितने अच्छे मैंने चीजें कवर की हैं और क्या इम्पैक्ट आया है, किन किन चीजों ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, एचआरएम में उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है, तो वो एक बार वीडियो को थ्रू कर लेना और बुक से भी पढ़ लेना, क्योंकि जितना पढ़ोगे, क्योंकि सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, आप जितना पढ़ोगे उतना आपके पास लिखने के लिए मटेरियल ज्यादा होगा, तो वो मैटर करता है। क्योंकि यहाँ पे आपको इग्नू के अंदर आंसर्स बड़े लिखने होते हैं। अगर सिर्फ आपको 10 नंबर का क्वेश्चन है, आपने 10 पॉइंट्स बना दिए 2 2 3 3 लाइन के, 5 नंबर भी नहीं मिलेंगे आपको। तो इसलिए आंसर्स बड़े लिखने हैं आपको, सिर्फ टॉपिक्स नहीं लिखने, अच्छे से उनको एक्सप्लेन भी करना है डिटेल में। अगला टॉपिक है एआई के ऊपर, और एआई वो एचआरएम में कैसे इंप्लीमेंट होता है, ऑलरेडी वीडियो में कवर कर चुका हूं, जाके देख ले जिन्होंने नहीं देखी है। जिन्होंने देखी होगी उसको उनको इसका आंसर पता होगा, तो ज्यादा समझाने की जरूरत है नहीं। मैंने वो समझाया हुआ कि वो कैसे हेल्पफुल है एआई एचआरएम के अंदर। ठीक है, तो जाके एक बार गो थ्रू कर लो, जिन्होंने देख लिया उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि बता देता हूँ थोड़ा ऊपर से कि एनहेंस एम्प्लॉयज एक्सपीरियंस, एम्प्लॉयज का एक्सपीरियंस अच्छा करता है। डाटा ड्रिवन डिसीजन मेकिंग रहता है कि आपका डाटा होता है अच्छा खासा एआई में, तो उससे आप डिसीजन लेते हो। ऑटोमेशन विद इंटेलिजेंस, ठीक है, तो ये सब टॉपिक्स हैं जो कि आपके एआई के अंदर आते हैं और वो एचआरएम में हेल्प करता है। ये क्वेश्चन मैंने आपका लास्ट ईयर से उठाया है कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। ये मैंने क्या किया है कि सिंगल लाइनर क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, सिंगल लाइनर में क्या किया है, आपका लगभग सारा सिलेबस जो यूनिट 1 का है वो कवर किया है मैंने मोटा मोटा। ठीक है, तो आप ये टॉपिक्स कर लोगे, आपका यूनिट 1 अच्छे से कवर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम में ऐसे 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं आएंगे। वो क्या करेंगे, डिस्क्राइब द स्कोप सिग्निफिकेंस ऑफ एचआरएम एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक 3-4 टॉपिक पूछ लेंगे, स्कोप भी पूछ लिया, सिग्निफिकेंस पूछ लिया, कैरेक्टरिस्टिक पूछ लिया। ठीक है, वो ऐसा कर सकते हैं, डिस्कस द वेरियस फंक्शंस ऑफ एचआरएम एंड इट्स कंपोनेंट्स, तो 2 क्वेश्चन पूछ लिए एक साथ। ठीक है, तो 2-3 क्वेश्चन कंबाइन करके पूछते हैं। तो ये ऐसे पूछा है, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस पूछ लिया, स्कोप पूछ लिया एचआरएम का, एलैबोरेट द रिलेवेंस ऑफ एचआरएम इन द करंट सिनेरियो। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पूछा था कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस फेस बाय एचआर मैनेजर्स। ठीक है, तो इस तरह से वो क्वेश्चंस को थोड़ा अच्छा बना के कि रिलेवेंस क्या है एचआरएम के करंट सिनेरियो में, ताकि उनको पता लगे कि आपने क्या पढ़ा एचआरएम में। अब ये कहीं नहीं मिलेगा इसका आंसर की बुक में, लेकिन अब ये आपको देखो इंपॉर्टेंस और स्कोप आपको बुक में मिल जाएगा, अच्छा बच्चा लिख भी देंगे। अब ये रिलेवेंस वाला टॉपिक कौन लिखेगा, जिन्होंने सब कंसेप्ट को समझा है अच्छे से, जिनको पता है टॉपिक समझ आया है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर रहो इग्नू के एग्जाम में।
ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछेंगे वो लोग। तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है, पढ़ के जाना है, आप डिटेल में टॉपिक्स कवर किए होंगे तभी आप ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे पाओगे। इंपॉर्टेंस को कौन दे पाएगा? जो रट्टा लगा के गया है, वो लिख भी देगा अच्छे से, लेकिन ये वाला टॉपिक कौन कवर कर पाएगा? जिसने कंसेप्ट को अच्छे से समझा है। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, कंसेप्ट अच्छे समझ के जाना, करके जाना, तभी जो थोड़े आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आएंगे तभी उनको आप बहुत अच्छे से आंसर कर पाओगे। आंसर तो सभी करने वाले हैं एट द एंड, अच्छे आंसर वही कर पाएंगे जिनको अच्छे से बेसिक कवर होंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।